Please subscribe and hit the bell icon for more updates. Hello everyone, a very warm welcome to Tuberculosis Education. I'm Dr. Sheetal Puri and in this video we will discuss about pneumothorax, pleural effusion and pleuritis. आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है. हम लोग रियल एक्सरेज भी देखेंगे एंड बहुत अच्छे से डायग्राम्स भी देखेंगे. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो ये वाला वीडियो कंटिन्यूशन है लेसन 6 का. हमने इसके पार्ट 1 में डिस्कस किया था लोब्स एंड फिशर्स ऑफ द लंग्स. देन हमने डिस्कस किया था रिलेशन ऑफ द थोरैसिक कैविटी टू पल्मोनरी कैविटी विथ रिस्पेक्ट टू ब्रीदिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. देन डिस्कस किया था अबाउट प्लूरल कैविटी, अबाउट प्लूरल मेम्ब्रेन्स एंड थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रा प्लूरल एंड ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर के बारे में, जिसको हमने ग्राफ की मदद से भी समझा था. देन इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमने देखे थे 2 नीट क्वेश्चंस. ऑलराइट, हम आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे डिसऑर्डर्स इन्वॉल्विंग प्लूरा विच इज़ न्यूमोथोरैक्स, प्लूरल इफ्यूजन एंड प्लूराइटिस. सो प्लीज़ वो वीडियोस जाके देखिए, पिछली वीडियो जाके देखिए, तभी आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इन तीनों की तीनों डिसऑर्डर्स से. वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, ओके, चलिए न्यूमोथोरैक्स क्या है. न्यूमोथोरैक्स इसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, कोलैप्स लंग बोलते हैं. क्योंकि क्या होता है, व्हेन देयर इज एयर और गैस प्रेजेंट इन दी प्लूरल स्पेस, उसकी वजह से पूरी तरीके से लंग जो है एक्सपैंड नहीं कर पाता है थोरैसिक वॉल के साथ साथ, थोरैसिक कैविटी के साथ साथ. प्लूरल स्पेस क्या है, इट इज़ द स्पेस विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन दी पेराइटल एंड विसरल प्लूरा. उसको हम प्लूरल कैविटी भी बोलते हैं या प्लूरल स्पेस बोलते हैं. अगर इस स्पेस के बीच में एयर या गैस प्रेजेंट होती है तो क्या होता है, इसकी वजह से जो कोहेसिव फोर्सेज, जो सरफेस टेंशन प्रेजेंट है प्लूरल फ्लूइड में, इंट्रा प्लूरल फ्लूइड में, वो डिसरप्ट हो जाती है, रिमूव हो जाती है. और ये क्या काम कर रहा था, ये प्लूरल फ्लूइड क्या काम कर रहा था, दोनों की दोनों मेम्ब्रेन्स को साथ रखने का काम कर रहा था. अगर इसी का सरफेस टेंशन रिमूव हो गया, डिसरप्ट हो गया, तो लंग पूरी तरीके से फूल नहीं पाएगा. ये हमने बहुत अच्छे से, ये कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था. ऑलराइट, तो इसी को हम न्यूमोथोरैक्स बोल रहे हैं. इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, क्लिनिकल फीचर्स है चेस्ट पेन, चेस्ट में पेन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी और एसिमेट्रिकल चेस्ट एक्सपेंशन होगा, क्योंकि लंग पूरी तरीके से एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है, एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है. ऑलराइट, जब हम इस एरिया को टैप करते हैं, परकशन करते हैं इस एरिया का, तो अफेक्टेड साइड जो है वो हाइपर रेजोनेंट हमें दिखती है, फील होती है, क्योंकि क्या है, एक्सेस एयर प्रेजेंट है चेस्ट में. ऑलराइट, चलिए अभी आप देख सकते हैं नॉर्मल लंग जब इनहेल करते वक्त कैसे एक्सपैंड कर रहा है, कैसे फूला हुआ दिखाई दे रहा है. और कोलैप्स लंग, पिचका हुआ लंग, कोलैप्स वर्ड का मतलब हम हमेशा से डिस्कस करते आए हैं, जब हम एक भरे हुए गुब्बारे में से हवा निकाल देते तो वो ऐसे पिचक जाता है, राइट, उसी को हम कोलैप्स बोलते हैं. तो लंग देखिए पूरी तरह एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है. डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इसमें एयर प्रेजेंट है, प्लूरल स्पेस में क्या है, एयर या गैस प्रेजेंट है. ओके, चलिए अब टाइप ऑफ न्यूमोथोरैक्स क्या है. प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स, जिसको हम स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स भी बोलते हैं. क्यों, क्योंकि इसका कोई क्लियर कॉज नहीं होता और कोई अंडरलाइंग लंग पैथोलॉजी या डिसीज नहीं प्रेजेंट होता. इसके लेकिन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, सच एज सिगरेट स्मोकिंग, अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है तो, या रप्चर ऑफ द ब्यूला. ब्यूला क्या है, स्मॉल एयर फिल्ड सैक्स प्रेजेंट होते हैं लंग टिश्यू में. ऑलराइट, अब इसको प्राइमरी न्यूमोथोरैक्स बोल रहे हैं, इसमें कोई लंग पैथोलॉजी नहीं है. तो अगर एक स्मॉल स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स है, अगर स्मॉल साइज़ का, बहुत छोटा है, तो टिपिकली इसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस एक रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए होती है उन लोगों में जिनमें कोई अंडरलाइंग लंग डिसीज प्रेजेंट नहीं है. ओके, अब सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स को हम नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं या कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, किसकी वजह से डेवलप होता है, एक अंडरलाइंग लंग डिसीज या पैथोलॉजी की वजह से, सच एज COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जो कि एक लॉन्ग टर्म ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है जिसमें एक मिनिमल एयर फ्लो पहुँचता है लंग्स के पास. ऑलराइट, और ये क्या करता है, ये अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द केसेस के लिए अकाउंट करता है सेकेंडरी न्यूमोथोरैक्स में. अदर पैथोलॉजीज क्या है, एस्थमा या ट्यूबरकुलोसिस, मोस्ट कॉमन जिसमें से COPD है. ओके, सो टेंशन न्यूमोथोरैक्स थर्ड टाइप, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसा कि शब्द बता रहा है टेंशन. ऑलराइट, टेंशन डेवलप हो गया जब एक न्यूमोथोरैक्स, चाहे वो प्राइमरी हो, नॉन स्पॉन्टेनियस हो या ट्रोमैटिक हो, इट लीड्स टू सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट ऑफ द रेस्पिरेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. उसकी वजह से टेंशन न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो जाता है. बेसिकली क्या होता है, देखिए
लंग या चेस्ट वॉल इंजरी ऐसे टाइप की होती है कि वो अलाउ तो करेगी एयर को प्लूरल स्पेस में जाने के लिए, लेकिन वहाँ से बाहर निकलने के लिए अलाउ नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या है, एक वन वे वॉल फॉर्म हो जाएगा, राइट। प्लूरल स्पेस में हवा अंदर जा तो सकती है लेकिन वहाँ से निकल नहीं पा रही, और अक्यूमुलेट हो जाती है एयर और कंप्रेस करने लगती है लंग को, राइट। कंप्रेस करने लगेगी लंग को और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को शिफ्ट करने लगेगी, ठीक है। इसको हम मीडियास्टिनल शिफ्ट भी बोलते हैं। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी एक्सरे की मदद से भी। अब ये देखिए, स्टेडली वर्सनिंग कंडीशन फॉर्म हो जाती है, ऑक्सीजन शॉर्टेज होने लगती है, लो ब्लड प्रेशर होने लग जाता है, और अनटिल एंड अनलेस हम इसको रिवर्स नहीं करते ये फैटल भी हो सकता है। जैसा कि शब्द बता रहा है, नाम बता रहा है, टेंशन न्यूमोथोरैक्स। समझ में आ गया? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अंडरलाइन पैथोलॉजी क्या है वो भी हमने समझ ली। ओके, फोर्थ टाइप ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स। ये कैसे रिजल्ट हो रहा है? ट्रॉमा की वजह से, आइदर फ्रॉम दी ब्लंट ट्रॉमा और कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई अगर चेस्ट वॉल को, उसकी वजह से ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो जाएगा। मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म क्या है? अगर बोनी पॉइंट्स, अगर रिब फ्रैक्चर हो जाता है और उसकी वजह से जो शार्प बोनी पॉइंट्स होते हैं अगर ये पेनिट्रेट कर जाते हैं और डैमेज कर देते हैं लंग टिश्यू को, राइट, तो इसकी वजह से ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स डेवलप हो जाता है। ये उन लोगों में भी हम देख सकते हैं जो कि एक्सपोज हुए हैं ब्लास्ट को। अगर बाहर से कोई इंजरी नहीं दिखती है ना चेस्ट में, लेकिन तो भी इनमें न्यूमोथोरैक्स टेंशन, ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स डेवलप होने के चांसेस होते हैं। ऑलराइट, ओके। अब एक और टाइप का न्यूमोथोरैक्स जो कि डेवलप हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ इनकरेक्ट मेडिकल केयर या इनकरेक्ट मेडिकल प्रोसीजर। जैसे कि एक्सीडेंटल पंचर हो गया अगर लंग्स में ड्यूरिंग सर्जरी, कोई हमने सर्जरी की तो उसकी वजह से एक्सीडेंटल पंचर हो गया लंग्स में, इसको हम क्या बोलेंगे? आइट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स। इसको बोलेंगे आइट्रोजेनिक न्यूमोथोरैक्स, ठीक है। याद रखिएगा, नाम है बट नामों से घबराइए मत, बहुत अच्छे से हम लोग जान रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। ओके, देखिए अब इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू हो रहा है, रियल एक्सरेज फॉर यू पीपल। जो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का एरो जो दिख रहा है, दिस इज चेस्ट एक्सरे विच इज शोइंग अ न्यूमोथोरैक्स ऑन दी राइट लंग में न्यूमोथोरैक्स दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लंग मार्किंग्स नहीं दिख रही हैं, देयर इज एब्सेंस ऑफ लंग मार्किंग्स। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे फ्री एयर प्रेजेंट है, गैस प्रेजेंट है लंग्स में, राइट। दिस इज राइट लंग बट लेफ्ट हमें दिख रहा है इमेज में। ऑलराइट, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, एक और इंटरेस्टिंग सा एक्सरे देखिए, यहाँ पे आपको जो रेड एरो है, ये रेड एरो दिख रही है आपको, ये वाली, ये क्या है? ये हमें दिखा रही है कोलैप्स हुआ हुआ लेफ्ट लंग, जो कि पूरी तरीके से एक्सटेंड नहीं कर पाया, एक्सपैंड नहीं कर पाया, राइट। लेफ्ट साइड में दिख रहा है हमें, राइट साइड में दिख रहा है, लेफ्ट लंग में दिख रहा है। दिस इज द कोलैप्स लंग, ये नॉर्मल लंग है। और ये देखिए मीडियास्टिनल शिफ्ट हो गया है राइट को। लंग, ये वाला जो राइट लंग है ये थोड़ा सा शिफ्टेड दिख रहा है, टिल्टेड दिख रहा है राइट साइड में। मीडियास्टिनम क्या होता है? मीडियास्टिनम वो एरिया होता है जो थोरैसिक कैविटी में, चेस्ट कैविटी में मिड लाइन में प्रेजेंट होता है। बेसिकली मिड लाइन से ये सारे स्ट्रक्चर्स शिफ्ट हो गए राइट की तरफ। लंग आपको दिख भी रहा है राइट की तरफ शिफ्ट हुआ हुआ, वो किसकी वजह से है? न्यूमोथोरैक्स की वजह से है, लेफ्ट न्यूमोथोरैक्स की वजह से है यहाँ पे। ऑलराइट, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका ट्रीटमेंट क्या है? इट डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। अगर बहुत छोटा सा न्यूमोथोरैक्स है, बहुत एक्यूट नहीं है, बहुत सीवियर नहीं है, तो पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी फॉलोअप के लिए बुलाते रहते हैं। लेकिन अगर बहुत सीवियर है, एक्यूट कंडीशन है, तो क्या होता है? नीडल डीकम्प्रेशन चाहिए होता है, इमीडिएट नीडल डीकम्प्रेशन चाहिए होता है, या हम चेस्ट ट्यूब इंसर्ट करते हैं, ड्रेन करते हैं, ताकि हम कंडीशन को रिवर्स कर पाएँ, राइट। उसमें क्या करते हैं? इंटरकॉस्टल ड्रेन डालते हैं। इंटर मतलब बीच में, कॉस्टल मतलब रिब्स में, तो रिब्स के बीच में हम चेस्ट ट्यूब डालते हैं और इसी कंडीशन को हम रिवर्स करते हैं, राइट। It is determined by the severity of symptoms and indicators of acute illness. Acute मतलब occurring in a very short interval of time, right? जो हमने अभी डिस्कस किया ऊपर, कितने सीवियर है सिम्टम्स। और अगर कोई लंग डिसीज प्रेजेंट है, लंग डिसीज की वजह से अगर डेवलप हो रहा है न्यूमोथोरैक्स, तो उसको भी हम देखेंगे। और हम एक्सरे से देखते हैं कि कितना न्यूमोथोरैक्स का साइज कितना है, उसके बेस पे हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, राइट। ओके, चलिए, लाइक्स, लॉट्स ऑफ लाइक्स करना मत भूलिए। जितने आपके लाइक्स होते हैं उतना पढ़ाने मुझे मज़ा आता है। अब हम प्लूरल इफ्यूजन पढ़ेंगे।
हमने देख लिया न्यूमोथोरिक्स किसकी वजह से हो रहा था, जब एयर या गैस प्रेजेंट है प्लूरल स्पेस में। ये है आपकी प्लूरल स्पेस, जो कि प्लूरल मेम्ब्रेन्स जो कि लंग को कवर कर रही हैं, उसके बीच की स्पेस को हम प्लूरल स्पेस बोल रहे हैं। अब अगर इसमें जो है फ्लूइड जमा हो जाएगा, फ्लूइड अगर प्रेजेंट होगा प्लूरल स्पेस में, उसको हम प्लूरल इफ्यूजन बोलेंगे। न्यूमोथोरिक्स था जब एयर या गैस प्रेजेंट थी, राइट। आगे बढ़ते हैं। इजी डायग्राम, समझने में मज़ा आ रहा है, इंटरेस्टिंग। चलिए, प्लूरल इफ्यूजन क्या है? व्हेन देयर इज एक्सेस फ्लूइड विच इज अक्यूमुलेटिंग इन दी प्लूरल कैविटी। ये एक्सेस फ्लूइड भी क्या करेगा? इम्पेयर करेगा, ब्रीथिंग के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि ये भी एक्सपेंशन ऑफ लंग्स को लिमिट कर देगा। सेम फंडा, सेम कॉन्सेप्ट कि कोहेसिव फोर्सेस, सरफेस टेंशन प्लूरल फ्लूइड की डिसरप्ट हो जाएंगी, राइट। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? थेराप्यूटिक एस्पायरेशन। थेराप्यूटिक एस्पायरेशन एक सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें हम छोटी सी निडल इंसर्ट करते हैं ड्रेन करने के लिए। अगर बहुत ज़्यादा लार्ज इफ्यूजन है, लार्ज प्लूरल इफ्यूजन है, तो उस केस में हमें फिर से इंटरकॉस्टल ड्रेनेज का सहारा लेना पड़ता है, जिसको हम चेस्ट ड्रेन भी बोल रहे हैं। ऑलराइट, ओके। चलिए, प्लूरल इफ्यूजन देखिए, नॉर्मल लंग आपको दिख रहा है कैसे एक्सपैंडेड है, और ये कंप्रेस्ड लंग दिख रहा है। यहाँ पे नीचे क्या है? प्लूरल इफ्यूजन हो गया है, पानी भर गया है, जिसकी वजह से लंग जो है पूरी तरीके से एक्सटेंड नहीं हो पा रहा है, कंप्रेस हो गया है, कोलैप्स्ड हुआ हुआ दिख रहा है। ओके, चलिए एक्सरे देखिए। ऑलराइट, एक्सरे देखिए, ए एरो जो है वो क्या दिखा रही है? फ्लूइड की लेयरिंग, फ्लूइड प्रेजेंट है इन दी राइट प्लूरल कैविटी, और बी एरो दिखा रहा है आपकी नॉर्मल विड्थ ऑफ द लंग। ये देखिए, नॉर्मल लंग आपको ऐसा दिख रहा है, ये भी राइट साइड की तरफ शिफ्टेड है हालांकि, लेकिन ये नॉर्मल विड्थ ऑफ द लंग दिखा रहा है, बी वाला जो एरो है। और ए एरो जो है वो क्या दिखा रहा है? देयर इज फ्लूइड प्रेजेंट, राइट, फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड की लेयरिंग दिखा रहा है राइट प्लूरल कैविटी में। इंटरेस्टिंग, ओके। चलिए, एक और एक्सरे देखते हैं हम लोग। लार्ज आपका लार्ज लेफ्ट साइडेड प्लूरल इफ्यूजन दिख रहा है, जो सर्कल के अंदर आपको दिख रहा है, ये भी प्लूरल इफ्यूजन है जिसमें लंग की मार्किंग्स नहीं दिख रही हैं, राइट। इसका मतलब इसमें क्या है? फ्लूइड प्रेजेंट है। वेरी क्लियर एक्सरे, ओके, कनेक्ट कर पा रहे हैं, कॉरिलेट कर पा रहे हैं, ओके। चलिए, अब पढ़ेंगे हम प्लूराइटिस, प्लूरेसी। ये जहाँ पे आइटिस शब्द आ जाता है ना, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, आइटिस का मतलब ही इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियास की इन्फ्लेमेशन। सो दिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स दैट आर सराउंडिंग द लंग्स, राइट। सो प्लूरल मेम्ब्रेन्स की इन्फ्लेमेशन को हम प्लूरेसी बोल रहे हैं या प्लूराइटिस बोल रहे हैं। और ये क्या होता है? दिस कैन रिजल्ट इन दी शार्प चेस्ट पेन। इन्फ्लेमेशन की वजह से एक शार्प चेस्ट पेन होने लगता है ब्रीदिंग के दौरान। और ये किसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है? मोस्ट कॉमन कॉज होता है वायरल इन्फेक्शन, ओके। इन्फेक्शन हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गई प्लूरे की, उसकी वजह से प्लूराइटिस डेवलप हो गया। ओकेजनली द पेन में बी अ कॉन्स्टेंट डल, एक डल पेन भी हो सकता है ओकेजनली। लेकिन अदर सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? इट इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, फीवर एंड वेट लॉस डिपेंडिंग अपॉन द अंडरलाइन कॉज, ओके। अंडरलाइन मैकेनिज्म क्या है? दी रबिंग टुगेदर ऑफ द प्लूरे। देखिए, हमारा प्लूरल जो भी प्लूरल फ्लूइड था, इंटरप्लूरल फ्लूइड था, उसका फंक्शन क्या था? वो एज ए ल्यूब्रिकेंट काम कर रहा था, ताकि दोनों की दोनों मेम्ब्रेन्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर पाए, स्मूथली ग्लाइड कर पाए। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? दोनों की दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स जो है ना, दे आर रबिंग टुगेदर इंस्टेड ऑफ स्मूथली ग्लाइडिंग ओवर ईच अदर। ऑलराइट, यही इसका अंडरलाइन मैकेनिज्म है इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, ओके। सो ये देखिए, ये नॉर्मल प्लूरा है और ये इन्फ्लेम्ड प्लूरा है रेड कलर का, जिसकी वजह से रबिंग हो रही है, सारे सिम्टम्स जो है डेवलप हो रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग डायग्राम। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इसका? वायरल इन्फेक्शन है। अदर कॉजेज जो है वो हो सकते हैं निमोनिया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, लंग कैंसर, या हार्ट सर्जरी के बाद भी ये डेवलप हो सकता है। पैनक्रियाटाइटिस, पैनक्रियास की इन्फ्लेमेशन, कोई चेस्ट में ट्रॉमा हो गया, या एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस क्या है? ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज़ है, हम इसे पल्मोनरी डिसीजेस की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एस्बेस्टोसिस एक ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज़ है, जो कि हम लोग अगर एस्बेस्टोस फाइबर्स इनहेल कर लेते हैं, किसी की ऑक्यूपेशन अगर ऐसी है और एस्बेस्टोस फाइबर्स इनहेल करने की वजह से एस्बेस्टोसिस डेवलप हो जाता है, स्कारिंग हो जाती है लंग्स की। ऑलराइट, सो ये इसके कॉजेज हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द अंडरलाइंग कॉज, ओके। पैरासीटामोल, एसेटामिनोफेन या इब्यूप्रोफेन हम दे सकते हैं पेन को डिक्रीज करने के लिए। ऑलराइट,
Okay, so I hope you've really liked the explanation and the diagrams I've explained to you. Very interesting session for you all. Still, if you have any queries, you are most welcome to post it in the comment section. कोई भी feedback है आपका comment section में post कीजिए. मैं सारे के सारे comments आपके पढ़ने वाली हूँ, reply भी करने वाली हूँ. Alright, until then, please do not forget to like, share and subscribe. Stay tuned, stay happy and stay safe. Goodbye.